तो दोस्तों आप सभी को नमस्ते। मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे YouTube चैनल यात्रा इस पर आप सभी का स्वागत है। तो अब एक हम नया सीरीज़ शुरू करने वाले हैं और ये नया सीरीज़ जो होगा, नया कार्यक्रम जो होगा हमारे YouTube चैनल पे, वो यूपीएससी पेपर 2026 के लिए होगा। यूपीएससी का जो पेपर 2026 में होने वाला है, 2026 के यूपीएससी का जो पेपर होने वाला है, उसके लिए हम इस सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। साथ में उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए, यूपी पीएससी के लिए जो एग्ज़ाम अगले साल होने वाली है प्री, उसके लिए है। और साथ में ही बीपीएससी के लिए भी है। ये बीपीएससी के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूछा जाता है उस पर चर्चा करेंगे। तो अभी हम जो इस वीडियो में जो भी चर्चा करेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में चर्चा करेंगे और यूपीएससी के लिए संपूर्ण तैयारी के साथ उसका डिबेट करेंगे कि यूपीएससी के लिए जिस तरीका की यूपीएससी का सिलेबस और जिस तरीका के प्रीवियस ईयर पेपर आया, इस साल भी देखेंगे कि ब्रिक्स पर है, बिम्स्टेक पे सवाल है, आईएएस के 2025 के प्री एग्ज़ाम में। और ये सवाल काफ़ी जो है गहरा होता है। आप उस तरीक़े से स्तरीय तैयारी करके इसको नहीं पास कर सकते हैं। थोड़ा कॉमन चीज़ों को ध्यान रखना होता है। एक ट्रेंड बना हुआ है यूपीएससी के लिए। तो मैं यूपीएससी दिया भी था और मैं यूपीएससी का तैयारी जो है 9 साल लगभग किया हूँ। और ये मेरा अभी मैं इस जो संगठन इसमें जो चर्चा करेंगे इस वीडियो में, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पे चर्चा करेंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और यूएनओ का एक स्पेशल एजेंसी है। जिस तरीके के आप यूएनओ के बारे में पढ़ते हैं तो यूएनओ से हर बार एक सवाल आता ही है। यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस, जो भी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, उसमें यूएनए से एक बार सवाल आता ही है। वो प्री में के लिए भी महत्वपूर्ण है, मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है और इंटरव्यू के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे व्यवहारिक बातें पूछी जाती हैं। तो इसमें हम यूएनओ के बारे में जब चर्चा करते हैं तो यूएनओ का 17 स्पेशल एजेंसी भी है, तो हमें उसके बारे में भी जानना चाहिए। साथ में जब हम किसी संगठन को पढ़ते हैं तो मुझे सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो संगठन जो है इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर सरकारी संस्था है, या फिर एनजीओ है, तो या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो मुझे इन चीज़ों पर भी ध्यान देना होता है। साथ में उसका वर्क कैसा है, व्यवहारिक नॉलेज, ऑपरेशनल नॉलेज चाहिए। तो जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इस वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यूएनओ का स्पेशल एजेंसी है। जो 17 एजेंसी हम पढ़ते हैं यूएनओ का, उसका एक स्पेशल एजेंसी है। और ये हमारा मार्कशीट है। जब मैं 2023 का एग्ज़ाम दिया था यूपीएससी, मुझे देखते कि 2023 का जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम था उस टाइम यूपीएससी में जो क्वेश्चन आया था। और मुझे 101 मार्क्स आए थे। सी सेट मेरा नहीं हुआ था। तो मैं उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने अध्ययन किया है और साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो मेरा नोट्स है, मैं उसी नोट से आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करूँगा और बताने का प्रयास करूँगा जहाँ तक संभव हो सके कि आपके लिए उपयोगी हो यूपीएससी के दृष्टिकोण से भी। और यूपीएससी का अगर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर बीपीएससी और उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जो सवाल आएंगे उसको सॉल्व कर पाएंगे आप लोग। चलिए देखते हैं। हमारा जो पहला संगठन है जिसे हम पहले अभी लिए हैं उसमें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। और इसको लोगो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। और फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है, खाद्य एवं कृषि संगठन इसको बोलते हैं। और ये काम दुनिया के अंदर क्यों करती है, तो यहाँ देखेंगे कि वर्ल्ड विदाउट हंगर, मतलब भुखमरी को दूर करने के लिए, दुनिया के अंदर भुखमरी को समाप्त करने के लिए, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दुनिया के अंदर, और जो भी दुनिया में खाद्य कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे सरकार के द्वारा चल रहा हो, चाहे किसी संस्था के द्वारा चल रहा हो, सबको तकनीकी सहायता पहुंचाने के लिए जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं का निर्माण किया गया था यूएनओ के द्वारा। तो इसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे पीटी के दृष्टिकोण से कि प्री के लिए जो यूपीएससी जब हम देते हैं तो मुझे किस तरीके के बातों को ध्यान रखना है। चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस भी है, यूपी पीसीएस में वहाँ भी कथन वाला सवाल आता है। और बीपीएससी में 68 के बाद जो है काफ़ी बीपीएससी में भी चेंजिंग हुआ है। तो देखते हैं। खाद्य एवं कृषि जो संगठन है संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। तो इसको पहले याद रखेंगे कि ये यूएनओ का एक बॉडी है, इसको याद रखेंगे। यह जो है जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ का एक विशेष एजेंसी है, तो इसको हमेशा याद रखेंगे। और पूरे दुनिया के अंदर भुखमरी को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। पूरे दुनिया के अंदर जो है चाहती है कि भुखमरी को समाप्त करे और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। चाहे वो प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा हो, किसी निजी संस्था द्वारा किया जा रहा हो, किसी कार्यक्रम के द्वारा किया जा रहा हो, उन सभी को सहयोग प्रदान करती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आप देखें कि यहाँ भुखमरी के लिए काम कर रही है। तो जो आपका एसडीजी गोल है, एसडीजी गोल जो है, अब ये एसडीजी गोल जो है आपके पास जो गोल है तो आपको याद होना चाहिए। जब एसडीजी गोल जब आप यूपीएससी के प्रिपरेशन करते हैं तो ये पूरा जो 17 गोल्स है और उस जो बड़ा है फिर 169 उसका उप गोल है। तो 17 तो याद ही होना चाहिए कि एसडीजी गोल जो हमारे पास है उसको पूरे याद करें। आप उसको लिस्ट बना के जो है अपने रूम में टांगे ताकि वो पूरा याद होगा कि जब आप मेंस लिखेंगे तो ये एसडीजी गोल तो पूरा याद ही होना चाहिए कि 17 कौन कौन सा है। चलिए आगे देखते हैं। जो खाद्य एवं कृषि संगठन है उसकी स्थापना 1945 में हुई थी। जो खाद्य कृषि संगठन है ये इसकी स्थापना कब हुई थी?
तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, तो इसको भी याद रखेंगे। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 1945 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रोम, इटली में। इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में है। तो जब आप प्री देने जाते हैं तो वहाँ दे सकता है कि जो खाद्य एवं कृषि संगठन है ये स्वायत्त संस्था है, या फिर ये दे सकता है कि ये एक प्रकार का एनजीओ है, तो गलत हो जाएगा। एनजीओ है तो ये गलत हो जाएगा, एनजीओ तो है नहीं, क्योंकि ये जो है यूएनओ का एक स्पेशल बॉडी है। तो इस तरीके का हमें याद रखिएगा कि यूएनओ का एक स्पेशल बॉडी है, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली के अंदर, इसको भी याद रखेंगे। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के जो टोटल मेंबर्स अभी है 197 है, 197 सदस्य है, जिसमें यूरोपीय यूनियन भी शामिल है। तो यूरोपीय यूनियन भी यू भी जो है इसमें शामिल है। तो इसको भी याद रखें, क्या है कि अभी यूपीएससी में जो प्रश्न आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर काफ़ी बल दिया जा रहा है। पीडी की एग्जाम देखेंगे तो लगभग 18-19 क्वेश्चन जो है इस बार केवल करेंट और अंतर्राष्ट्रीय संस्था और संगठन से जुड़ा हुआ था। तो इस तरीके से तैयारी आपको होना चाहिए कि आप पास कर जाएं। चलिए आगे देखते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन का जो सम्मेलन होता है, अब खाद्य एवं कृषि संगठन का जो सम्मेलन होता है प्रत्येक 2 साल पे होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसका एक सम्मेलन होता है और सदस्य देशों का सम्मेलन होता है, और उसकी 2 साल पे आयोजन होता है। और ये जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ये जो बड़ा बड़ा निर्णय होता है, यही सम्मेलन में लिया जाता है। और खाद्य एवं कृषि संगठन का एक परिषद होता है, एक काउंसिल है। खाद्य एवं कृषि संगठन काउंसिल उसको बोलते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल है। यह एक शासी निकाय है। यह क्या है? शासी निकाय है। और यह एक कार्यकारी शाखा, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो सम्मेलन के उपरांत जो है ये कार्य करती है पूरे 2 साल। जो 2 साल में सम्मेलन होता है, सम्मेलन में जो भी डिसीजन लिया जाता है उसको एग्जीक्यूट करना, उस पर काम करने के लिए एक प्रकार का प्रशासनिक बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है ये। और इस परिषद में 49 सदस्य होते हैं, 49 जो है सदस्य होते हैं, इसको भी याद रखेंगे। 49 सदस्य होते हैं, और जिनका चुनाव किसके द्वारा होता है? जो खाद्य एवं कृषि संगठन के 197 देश होते हैं, ये सब मिलके क्या करते हैं कि 49 देशों का चयन करते हैं, ताकि एग्जीक्यूटिव वर्क को संपन्न किया जा सके। तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब जो काउंसिल था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो काउंसिल था, वो सम्मेलनों के बीच में कार्यकारी काम को करती है। मैंने बताया कार्यकारी काम, एग्जीक्यूटिव काम को करती है। और खाद्य एवं कृषि संगठन के कई सारे सहयोगी संगठन भी है। तो ऐसा नहीं कि खाद्य एवं कृषि संगठन किसी से सहयोग प्रदान नहीं करता है, सबको सहयोग देता है, ऐसा नहीं। इसके कई सारे सहयोगी संगठन भी है, जिसमें विश्व खाद्य कार्यक्रम और कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष एक वो दोनों से सहयोग प्रदान करता है, ये उसका सहयोग भी लेता है। तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। हम इसका कार्य देखेंगे कि खाद्य एवं कृषि संगठन का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, ये क्या काम करती है। तो सरकार और विकास एजेंसियों को उनकी गतिविधियों के समन्वय में सहायता करती है। अर्थात जो सरकार है या फिर विकास एजेंसी है, जो एग्रीकल्चर और संबद्ध अलाइड जो सेक्टर से, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड संबंधित क्षेत्र, जिसमें आप देखें कि मत्स्य पालन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, सुगर पालन हो गया, पशुपालन हो गया। तो ये सभी चीज़ों की जो गतिविधियां सरकार के द्वारा फिर विकास एजेंसियों के द्वारा जो चलाया जाता है, उसके साथ समन्वय करता है, उसकी सहायता करता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखेंगे कि यह कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न परियोजनाओं के लिए अनुसंधान भी करता है, तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। तो ये भारत के साथ साथ दुनिया के अंदर बहुत सारे जो एग्रीकल्चर परियोजनाएं चल रही है, अनुसंधान, उसके लिए अनुसंधान कार्यक्रम भी करता है, रिसर्च भी करता है और तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। तो यूपीएससी इस तरीके के सवाल हमेशा पूछ देता है स्टेटमेंट बना के कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर और संबंधित क्षेत्र से जुड़ी हुई परियोजनाओं में अनुसंधान करता है। तो आप हो सकता है कि वहाँ इसको गलत स्टेटमेंट मान ले, लेकिन ये सही है कि रिसर्च भी करता है और तकनीकी सहायता भी, टेक्निकल सपोर्ट भी प्रदान करता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। साथ में आप देखें कि जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी पर जो सवाल आया था, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी पर जो सवाल आया था 2014 में यूपीएससी पे, तो वहाँ इसी तरीके का सवाल आया था कि जो ये है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या अनुसंधान करती है कि नहीं करती है, तो इस पर सवाल आता है। साथ में देखेंगे कि जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वो प्रशिक्षण भी प्रदान करता है और शैक्षणिक कार्यक्रम भी चलाता है। तो ये पूरे दुनिया के अंदर जो किसान है, फिर जो वैज्ञानिक है, जो जिस तरीके के जो एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको स्किल प्रदान करता है, प्रशिक्षण प्रदान करता है, ताकि बेहतर तरीका से उत्पादन हो सके, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो सके, ताकि दुनिया के अंदर से भुखमरी को समाप्त किया जा सके। और शैक्षणिक कार्यक्रम का भी आयोजन करता है, जो ताकि अवेयरनेस को फैलाया जा सके एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर से जुड़ा हुआ। अब इसका जो मोटो है, इसका मोटो देखेंगे कि जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मोटो अगर आप देखेंगे तो एक तो है कि बेटर प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन बेहतर होना चाहिए। उत्पादन बेहतर किसको बोलते हैं? जो इकोलॉजिकल, मतलब जो इकोलॉजी के हिसाब से बेहतर हो, इन्वायरमेंट के हिसाब से बेहतर हो, पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता हो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो और रेजिलियंस एग्रीकल्चर हो, कि क्लाइमेट चेंज भी अगर होता है तो उसको वो प्रतिरोध कर सके। तो इसका सबसे पहला काम क्या है कि बेटर प्रोडक्शन की बात करता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। वो चाहता है कि दुनिया के अंदर ऐसा खाद्य पदार्थों का उत्पादन हो जो किसी भी प्रकार से किसी भी प्रजाति के लिए हानिकारक नहीं हो, न पशु के लिए, न पक्षी के लिए, न
पौधे की प्रजातियों के लिए, साथ में उसमें किसी प्रकार का टॉक्सिक पदार्थ नहीं हो जो मानव जीवन और उसको खाने वाले किसी भी प्रकार के पशु पक्षी को हानि पहुंचाए। तो बेटर प्रोडक्शन की बात करता है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी हो। फिर बेटर न्यूट्रिशन की बात करता है कि भाई अगर जो भी उत्पादन हो रहा है उसमें न्यूट्रिशन लेवल बढ़िया होना चाहिए, न्यूट्रिशन लेवल हाई होना चाहिए, ताकि उसके माध्यम से कुपोषण नहीं हो। अन्यथा देखेंगे कि हिडन कुपोषण की बात आता है ना, तो हिडन मतलब छुपा हुआ कुपोषण जो होता है, उसमें लोग तो भरपेट खाना खाते हैं लेकिन न्यूट्रिशन नहीं होने के कारण वो कुपोषण के शिकार भी होता है। बेटर इन्वायरमेंट की भी बात करता है, कहता है कि ऐसा एग्रीकल्चर होना चाहिए जो इन्वायरमेंट को लॉस नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं कि एक जो अपने यहाँ नागालैंड में जो एग्रीकल्चर होता है उसको बोलते हैं ना वर्न एग्रीकल्चर, जो खेत को जला के उत्पादन मतलब खेत फील्ड को बनाया जाता है और फिर उसमें एग्रीकल्चर किया जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि इन्वायरमेंट को लॉस होता है। तो इस तरीके के एग्रीकल्चर की जितनी भी गतिविधियाँ दुनिया के अंदर है उसको समाप्त करने की बात करती है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करती है जो इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली हो। और बेटर लाइफ, और अंततः जो इसका मोटो होता है बेटर लाइफ की प्राप्ति करना होता है, दुनिया से भुखमरी को समाप्त करना होता है और जो एसडीजी गोल है उसको प्राप्त करना होता है। तो एसडीजी गोल की प्राप्ति में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का बृहद स्तर पे जो है इसका सहयोग है और बृहद स्तर पे ये कार्य कर रही है और इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, काफ़ी क्रिटिकल और क्रूशियल रोल को प्ले कर रही है। तो इसको देखेंगे कि बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर इन्वायरमेंट और बेटर लाइफ। तो इस तरीक़ा से फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ये मोटो है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसी के लिए काम कर रही है। अब हम देखेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और भारत का क्या रिलेशन है, भारत किस तरीक़ा से फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑपरेशन करता है भारत, तो यहाँ से भी सवाल आता है। तो निश्चित तौर पर भारत फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, तो इसको भी आप याद रखेंगे क्योंकि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का भारत मेंबर है कि 17 स्पेशल एजेंसी है और यूएनओ के मेंबर भारत स्थापित संस्थापक जो है उसका सदस्य है। तो इस वजह से फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का भी भारत के पास मेंबरशिप है। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1948 से भारत में अपना संचालन शुरू किए हुए। तो जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है 1948 से ही भारत में अपना कार्यालय खोले हुए हैं और इस तरह का कार्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। तो इसको भी याद रखेंगे क्योंकि जो यूपीएससी का पेपर हो रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश बीसीएस का पेपर होता है, बीपीएससी का पेपर हो रहा है, तो इस तरीके के जो प्रश्न हैं काफ़ी डीप में जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर, और होना भी चाहिए क्योंकि अभी देखेंगे जो सिविल सर्वेंट है वो जो अंतर्राष्ट्रीय इशू है उसके प्रति भी बेहतर बृहद स्तर पर जागरूकता की जरूरत है सिविल सर्वेंट के बीच में। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो कार्यालय है कहाँ है, नई दिल्ली में, इसको याद रखेंगे और 1948 से भारत में वो काम कर रहा है। देखें कि भारत में जो खाद्य एवं कृषि संगठन है उसका जो नोडल एजेंसी है वो कौन सा है, कृषि मंत्रालय। तो इसको भी याद रखें क्योंकि जो यूपीएससी है इस तरीके के भी सवाल पूछता है। जैसे कि आप देखेंगे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट है एक इंडिया के अंदर, फॉरेस्ट राइट एक्ट है, FRA एक्ट है 2006 का, उसमें पूछा गया था कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसका मंत्रालय का क्या नाम है। यूपीएससी में 2019 में यह पेपर आया था कि फॉरेस्ट जो राइट एक्ट है 2006 का वो उसका नोडल एजेंसी, नोडल मंत्रालय कौन सा है। तो आप निश्चित तौर पर फॉरेस्ट राइट एक्ट नाम सुनने के उपरांत आप सोचेंगे कि पर्यावरण मंत्रालय होगा, तो ऐसा नहीं है, ये जनजातीय मंत्रालय जो है इसका नोडल एजेंसी है। तो इसलिए हमें जब भी पढ़ना चाहिए तो नोडल एजेंसी पर भी ध्यान देना चाहिए कि कोई अगर परियोजना चल रहा है तो उसका नोडल एजेंसी कौन है, नोडल मंत्रालय कौन सा है। उसी प्रकार से हमें ये देखना है कि कोई अगर इस एक्ट है तो उसका नोडल मंत्रालय कौन है, वो एक्ट किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो और यूपीएससी ज़्यादातर जो पूछता है ऑपरेशनल पूछता है, मतलब जो भी एक्ट है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है जो निरंतर चर्चा में होती है उसके बारे में पूछता है। ऐसा नहीं कि अगर 150 ऑर्गेनाइजेशन है तो 150 के बारे में पूछेगा, लेकिन एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। साथ में ऑपरेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, WHO हो गया, ये सब बहुत ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, निरंतर चर्चा में रहती है। तो इस यूपीएससी सवाल आता है। यूएनओ का जो भी बॉडी है, यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, तो इस तरीके के संस्था, अंगटांग टाड हो गया, तो इस तरीके की जो संस्था है उनको, जैसे FATF हो गया, तो इस तरीके की संस्थाएं डेली न्यूज में होती है कि FATF की ग्रे सूची से बाहर किया, ब्लैक सूची में जारी किया, तो शामिल किया किसी कंट्री को। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लैक सूची में शामिल होने का मतलब क्या है, ग्रे सूची में शामिल होने का मतलब क्या है, किसी देश को बाहर निकाल देते तो उसका क्या तात्पर्य होता है। क्योंकि ऑपरेशनल नॉलेज रहेगा तभी आप यूपीएससी के पेपर को सॉल्व कर पाएंगे या फिर इंटरव्यू को दे पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन का जो महत्वपूर्ण प्रकाशन है उस पर चर्चा करेंगे। अब देखें कि यूपीएससी क्या करता है कि प्रत्येक साल उसका दो क्वेश्चन करीब जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जितने भी दुनिया के अंदर है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करके जो संस्था है, तो इस तरीके के संस्थाओं का जो बेहतर प्रकाशन है दुनिया के अंदर उसके बारे में पूछता है कि उसका कौन जारी उसको करता है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर भी इसी प्रकार का एक संस्था है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के सिलेबस के लिए, और इसका जो प्रकाशन है, पब्लिकेशन है, वो भी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के प्री एग्ज़ाम के लिए। तो हम उसको भी देख लेंगे कि ये कौन कौन से रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। बस रिपोर्ट याद होना चाहिए तो आप इस एग्ज़ाम को
क्लियर कर लेंगे। आप देखेंगे कि जो पहला रिपोर्ट जारी करता है वैश्विक मत्स्य पालन एवं एक्वाकल्चर की स्थिति। वैश्विक मत्स्य पालन एवं एक्वाकल्चर की स्थिति आप यहाँ देखेंगे कि द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर स्टेटस रिपोर्ट इसको भी बोलते हैं। तो इसको भी याद रखेंगे। पहला जो रिपोर्ट है क्या है, उसका नाम है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, और ये कौन जारी करता है, तो आप इसको याद रखेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। FAO का रिपोर्ट है। कौन सा रिपोर्ट है, वैश्विक मत्स्य पालन एवं एक्वाकल्चर की स्थिति, तो इसको याद रखेंगे, ये पहला महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। चलिए देखते हैं, ये दूसरा महत्वपूर्ण रिपोर्ट उसका है जो काफ़ी चर्चा में होती है कि विश्व वनों की स्थिति रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसको द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं। जिस तरीक़ा से भारत में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पे जारी किया जाता है, उसी प्रकार से ये जो रिपोर्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दुनिया के अंदर वनों की क्या स्थिति है, किस देश में कितना वन है, सर्वाधिक वन कहाँ है, इसके बारे में अगर मुझे जानकारी होती है, फिर आपको जानकारी होती है तो उसके लिए यह रिपोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम इस रिपोर्ट के माध्यम से ये जानते हैं कि ब्राज़ील में कितना वन है, मलेशिया में कितना वन है, किस देश में सर्वाधिक प्रतिशतता में वन है। तो पूरी दुनिया के अंदर वनों की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी करता है, साथ ये बताता है कि कितना वनों का नुकसान हो रहा है, कितना कार्बन स्टॉक दुनिया से कम रही है, और कितना वो अलार्मिंग स्थिति है क्लाइमेट चेंज के लिए और CO2 के लिए। तो इसको याद रखेंगे, ये रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा था भी है UPSC BPSC में कि द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो इसको याद रखेंगे, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। और तीसरा एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है उसका देखें कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति रिपोर्ट। वैश्विक खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति रिपोर्ट, ये भी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, तो इसको भी याद रखेंगे। और इस फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड स्टेटस रिपोर्ट। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड स्टेटस रिपोर्ट, इसको भी याद रखेंगे, ये कौन जारी करता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये तीसरा उसका महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। चलिए आगे देखते हैं, एक जो काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है वह है विश्व खाद्य एवं कृषि की स्थिति रिपोर्ट। विश्व खाद्य एवं कृषि की स्थिति रिपोर्ट है, और द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर स्टेटस रिपोर्ट, ये पूरे दुनिया आता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, इसको भी याद रखेंगे कि विश्व खाद्य एवं कृषि स्थिति रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। या फिर UPSC ये कर सकता है कि ये चारों रिपोर्ट का नाम दे देगा, और इसमें पूछा जा सकता है कि इतनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, रिसेंटली न्यूज में रहा था, तो इसको कौन संस्था जारी करता है। या फिर ये दे सकता है कि 4 रिपोर्ट दे देगा, उसमें से 3 तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट होगा और एक किसी दूसरे रिपोर्ट को दे देगा, बोलेगा कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इनमें से कौन सी रिपोर्ट को जारी नहीं करती है। अब देखेंगे विश्व खाद्य एवं कृषि स्थिति रिपोर्ट भी आता है, और ये बताता है पूरे दुनिया के अंदर के खाद्यान्नों की स्थिति क्या है, कहाँ अलार्मिंग सिस्टम है, किस देश में खाद्यान्न के उत्पादन में वो आत्मनिर्भर है कि नहीं वो कंट्री, और पूरी दुनिया के अंदर किस प्रकार के एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैसा होता है, इन सभी चीज़ों पर ये रिपोर्ट चर्चा करती है। और वो एग्रीकल्चर कितना रेजिलियंस है क्लाइमेट चेंज के प्रति, साथ में कितना जो है इकोलॉजी इन्वायरमेंट के प्रति फ्रेंडली है, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करता है। और दुनिया के अंदर जो भी अनफ्रेंडली प्रैक्टिस होती है एग्रीकल्चर, उसको दूर करने के लिए भी आगाह करता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो महत्वपूर्ण जो इसका रिपोर्ट है कृषि कमोडिटी बाजार स्थिति रिपोर्ट है, द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट। अब देखेंगे कि कमोडिटी मार्केट का भी विस्तार होते गया, इधर की एग्रीकल्चर भी है जो अब सेंसेक्स और जो सूचकांक है उससे जुड़ चुका है। तो जो शेयर बाजार है उसमें भी कमोडिटी कृषि कमोडिटी का भी जो बाजार है, तो इस पर भी एक रिपोर्ट जारी करती है कि दुनिया के अंदर किस तरीके के कमोडिटी का रेट क्या है और कैसा स्थिति है पूरे दुनिया के अंदर। तो ये था हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने अभी अध्ययन किया है, और ये UPSC के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और एक बात जो हम बताना चाहेंगे कि आप अगर किसी भी संस्था के बारे में पढ़े, अगर UPSC के लिए पढ़ते हैं, फिर उत्तर प्रदेश PCS के लिए और BPSC के लिए, तो उस संस्था के बारे में आपको पहले ये पता होना चाहिए कि वो संस्था के बारे में जो भी नॉलेज इकट्ठा करेंगे प्री के बाद और मेंस में साथ में इंटरव्यू के लिए, तो उसमें सबसे पहला चीज़ है कि ऑपरेशनल नॉलेज होना चाहिए। ऑपरेशनल नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशनल नॉलेज पे ही सवाल आता है, वहाँ से पूछा जाता है कि इस मतलब इसको कितना ऑपरेशनल नॉलेज है। बुकिश नॉलेज से UPSC का पेपर नहीं सॉल्व होगा। साथ में देखेंगे कि उस संस्था किस प्रकार के संस्था है, पहले यही देखेंगे कि वो संस्था इंटर गवर्नमेंट है कि NGO है, तो पहला तो ये देखेंगे किसी भी संस्था के बारे में। साथ में देखेंगे कि उसका फंक्शन क्या है, मेंबरशिप कौन कौन सा कंट्री है, इससे भी सवाल आ रहा है, नई मेंबरशिप क्या क्या है। तीसरा देखेंगे कि वो संस्था का कोई पब्लिकेशन है पूरे दुनिया के अंदर, जैसे कि वर्ल्ड बैंक का पब्लिकेशन है, IMF का पब्लिकेशन है, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट एक आता है IMF का। UPSC उस पर 2 बार सवाल पूछा, 2014 में पूछा, उससे पहले भी पूछ चुका है, उत्तर प्रदेश PCS भी 2-3 बार पूछ चुका था। तो वर्ल्ड फेमस जो भी रिपोर्ट है जिससे पूरे दुनिया की सरकारें अध्ययन करती है, या फिर दुनिया के जो भी विद्वान है
वो उसका अध्ययन करते हैं नीति निर्माता, तो उस तरीके की रिपोर्ट जो है यूपीएससी हो चाहे इस तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये होना चाहिए। जैसे देखेंगे कि अगर मेंबरशिप देता है, जैसे कि आप देखेंगे कि एशियन बैंक पर भी सवाल आया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक पे भी यूपीएससी सवाल किया, और एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है उस पर जब सवाल आया तो पूछा गया कि जो वी एशिया के देश है वही सिर्फ मेंबर इसका सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट गलत था। तो आप जब भी अध्ययन करें तो ये सोचें कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन अगर लिखा आ रहा है कि अफ्रीकी बैंक, तो क्या अफ्रीका का ही देश उसका मेंबर होगा फिर, या फिर एशिया का देश हो सकता है, जो अफ्रीका का नहीं है वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आप अध्ययन कर लिए कि उसकी स्थापना यहाँ हुआ, उसका मुख्यालय यहाँ है, उसका ये काम है, तो फिर आपसे अगर ये सवाल आ जाएगा कि वो केवल एशिया के देश को ही ऋण दे सकता है, तो ये फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब आप अध्ययन करें तो उसकी डिटेल्स में अध्ययन करें या फिर किसी अनुभवी टीचर का सहयोग लें, बस यही बोलेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और हम चाहेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें ताकि मैं अपने अनुभवों को साझा आप सभी के समक्ष कर सकूँ। थैंक यू।